है ना? ठीक है, शुरू करें। हाँ, नमस्कार, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। अपनी तरह की पहली इलेक्ट्रॉनिक चर्चा या हम कहें कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जैन साहित्यकारों के अवदान को परिलक्षित करती हुई पहली परिचर्चा का आयोजन आज से शुरू हो रहा है। रसानुभूति श्रृंखला के अंतर्गत आज हम इस अपनी पहली कड़ी में, इस श्रृंखला में सर्वप्रथम बात करेंगे जैन दर्शन के एक ऐसे महान विद्वान की जिनसे शायद ही कोई व्यक्ति अपरिचित हो, जो ना सिर्फ काव्य के धरातल पर ही अपना एक उत्कृष्ट स्थान हिंदी साहित्य में रखते हैं, बल्कि भावात्मक जगत में और अध्यात्म जगत में भी उनका स्थान अप्रतिम है, अद्वितीय है। जी हाँ, ऐसे महान विद्वान कोई और नहीं बल्कि पंडित बनारसी दास जी के जीवन पर, उनके व्यक्तित्व पर और खास तौर पर उनका लिखा हुआ जो हिंदी साहित्य की जिसे पहली आत्मकथा भी माना जाता है, ऐसे अर्ध कथानक को केंद्र में रखते हुए आज हम इस रसानुभूति कार्यक्रम के अंतर्गत इसके विविध पक्षों पर, अर्ध कथानक के विविध पक्षों पर पंडित बनारसी दास जी की भाषा शैली, उनके कला पक्ष पर, उनके भाव पक्ष पर आज की इस परिचर्चा में हम बात करेंगे। और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं दो बहुत ही निष्णात हिंदी साहित्य के, जैन साहित्य के विद्वान, और ऐसे दो विद्वान हमारे साथ हैं। वे सबसे पहले हैं मनोज जी मधुर, जो कि मूल रूप से भोपाल के रहने वाले हैं। तो मनोज जी, आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और इसके साथ ही हमारे साथ दूसरे जो प्रमुख विद्वान हैं वो मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ऐसे महेंद्र जी मुकुर, वो भी हमारे साथ हैं। तो महेंद्र जी भाई साहब, आपका भी बहुत बहुत हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं आप दोनों ही खास विद्वानों का, विशिष्ट अतिथियों का विशेष परिचय आपको प्रदान करूंगा, लेकिन जैसा कि हमारे जैन जगत में एक परंपरा होती है कि जब भी हम कोई कार्यक्रम को शुरू करते हैं तो उसके मंगलमय शुरुआत के लिए और निर्विघ्न समाप्ति के लिए मंगलाचरण करने की परंपरा है, परिपाटी है। तो उस परंपरा का निर्वहन करते हुए मैं मंगलाचरण के लिए यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ एनी जैन को, वे आए और हमारे इस कार्यक्रम की मंगलमय शुरुआत करें। एनी। सभी महानुभावों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। नमो अरहंतारम, नमो सिद्धारम, नमो आयरियारम, नमो वज्रातारम। अरिहंत सूरी साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है, तिनको आय को डाल दिया। ठीक है, धन्य धन्य से काज सब आज कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है, मंगल कल्याण सुख सुहम हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है, क्लास बंद करो, क्लास बंद करो, जैसी तुम क्लास पे पढ़ना पड़ेगा। बहुत सुंदर मंगलाचरण और बहुत ही सुंदर भावना इस मंगलाचरण में भाई गई है। ये मंगलाचरण भी अति परिचित मंगलाचरण है हमारे जैन साहित्य का। ऐसे इस मंगलमय मंगलाचरण के माध्यम से कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, तो हमें पूरी तरह से ये उम्मीद है कि इसी निर्विघ्नता के साथ हमारे इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा सकेंगे। बैकग्राउंड में पीछे से आवाज आ रही है किसी की, तो जो भी आवाज आ रही है उनको म्यूट कर दीजिए। जो आवाजें आ रही हैं इससे हमारे जो अतिथि हैं उनको भी डिस्टरबेंस होगा, तो उन आवाजों को बंद कर दें और सिर्फ दोनों अतिथियों की और मेरा ही यहाँ पर माइक ऑन रहने दें, जो भी हमारे इसका कार्यक्रम का संयोजन कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। रसानुभूति कार्यक्रम के अंतर्गत वैश्विक स्तर पर प्रथम विमर्श जैन साहित्यकारों के अवदान से परिचित कराती ये परिचर्चा, और इस परिचर्चा में हम बात कर रहे हैं पंडित बनारसी दास जी और उनके अर्ध कथानक की। और हमारे साथ इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, दो प्रमुख विद्वान हमारे साथ मौजूद हैं।
सबसे पहले डॉक्टर महेंद्र जी मुकुर, इनका मैं आपको परिचय दे दूं। ये शास्त्री हैं, शिक्षा शास्त्री हैं, एमए है, पीएचडी है, नेट है। इनकी कृतियां यदि हम बात करें तो मुक्ति दूत लघु कथाओं का इन्होंने लेखन किया। इसके अलावा सिद्धालय मम धाम, ये आध्यात्मिक 700 दोहे संकलित हैं इस रचना में। इसके बाद वर्धमान से महावीर, अर्ध कथानक एक अध्ययन, ऐसी शताधिक कविताएं एवं लेख भाई साहब के प्रकाशित हो चुके हैं। वर्तमान में ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय में राजभाषा विभाग मुंबई में प्राध्यापक हैं। इन्हें सम्मान की यदि बात की जाए तो राजस्थान संस्कृत अकादमी सम्मान से पुरस्कृत हो चुके हैं। रक्षा मंत्रालय भारत सरकार में राज्यपाल के द्वारा इनको सम्मानित किया गया था। इसके अलावा राज्य स्तरीय भी अनेक प्रकार के कई सम्मान महेंद्र जी को प्राप्त हुए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर, राजकीय स्तर पर और सामाजिक स्तर पर भी अनेक सम्मानों से महेंद्र जी को नवाजा जा चुका है। वहीं हमारे साथ जो दूसरे प्रमुख अतिथि जुड़े हुए हैं, मनोज जी मुकुर, माफ कीजिए मनोज जी मधुर, इनकी यदि मैं बात करूं तो मूल रूप से मध्य प्रदेश के ही शिवपुर जिले के बामौर कला के रहने वाले हैं। अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर इन्होंने किया है। वर्तमान में सीगल लैब इंडिया लिमिटेड में एरिया सेल्स मैनेजर हैं। इनकी प्रकाशित कृतियों की बात करें तो एक बूंद हम, ऐसा ये गीत संग्रह इन्होंने प्रकाशित किया है। और भी अनेक रचनाएं मनोज जी की प्रकाशित हुई हैं। वर्तमान में भोपाल में ही ये निवासरत हैं। दूरदर्शन एवं आकाशवाणी से अनेक बार इन्होंने रचना पाठ किया है। इनकी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। वर्तमान में यदि प्रकाशनाधीन कृतियों की बात करें तो 2 गीत संग्रह और पुष्पगिरी खंडकाव्य व बाल कविताओं का संग्रह इनका प्रकाशित होना शेष है। और सम्मान की यदि बात की जाए तो मध्य प्रदेश की महामहिम राज्यपाल द्वारा सार्वजनिक नागरिक सम्मान इन्हें मिला है। शिरढोलकर स्मृति सम्मान से सम्मानित हैं। मध्य प्रदेश लेखक संघ का राम पूजन मलिक नवोदित गीतकार, ये प्रथम पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ है। वहीं साहित्य सागर का राष्ट्रीय नटवर गीतकार सम्मान और अखिल भारतीय भाषा साहित्य सम्मेलन का साहित्य सेवी सम्मान यहाँ पर मनोज जी को प्राप्त हुआ है। तो ऐसे दोनों ही बड़े ही निष्णात विद्वान हमारे साथ इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं। आप दोनों का एक बार पुनः मैं स्वागत करता हूँ। और अब बिना किसी विलंब किए सबसे पहले इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए मैं सीधा चलता हूँ महेंद्र जी के पास। महेंद्र जी जो कि मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो महेंद्र जी भाई साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि अर्ध कथानक, जिसके ऊपर हमें मूल रूप से बात करना है, और इस अर्ध कथानक को समझने का मतलब है पंडित बनारसी दास जी के व्यक्तित्व को भी समझना। मैं समझता हूं कि हम जिन महान हस्तियों से, महान शख्सियतों से परिचित हैं, उनमें जितनी ट्रेजिक लाइफ, जितना ज्यादा जीवन में उतार चढ़ाव पंडित बनारसी दास जी के जीवन में रहा, और उन सारे उतार चढ़ावों को हूबहू और सिलसिलेवार ढंग से, या जैसे हम हमारी धार्मिक भाषा में कहते हैं अनुवीची भाषण, मतलब बिल्कुल लहरात्मक तरीके से एक के पीछे एक क्रमिक तौर पर जो वर्णन अपने जीवन की घटनाओं का होना चाहिए, वो अर्ध कथानक में हमको देखने को मिलता है। और साथ में अक्सर हम देखते हैं कि अनेक लोग जब आत्मकथाएं लिखते हैं, अपने जीवन के प्रसंगों का उल्लेख करते हैं, तो वे उजले पक्षों को तो सामने रखते हैं, लेकिन जो जीवन के स्याह पक्ष होते हैं उनको छुपा जाते हैं। लेकिन बनारसी दास जी अपने इस अर्ध कथानक में कितने ईमानदार साबित हुए हैं, और किस तरह से उन्होंने अपने जीवन के का जो चित्रांकन है वो पूरी निष्ठा के साथ लोगों के सामने प्रस्तुत किया है, मैं आपके माध्यम से ये बात जानना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं सर्वोदय अहिंसा एवं मातृभाषा उन्नयन संस्थान को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतने अच्छे विषय पर आपने ये वेबिनार आयोजित की है। इसके लिए जितने भी इससे जुड़े हुए हमारे अग्रज या अनुज हैं, भाई अंकुर, गणतंत्र और संजय जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये उपेक्षित रहा है। मैं अपने इस विषय पर आऊं जो आपने मुझसे पूछा है, उसके पहले मैं ये कहूं कि हिंदी साहित्य में आत्मकथा ये पहली आत्मकथा है, हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा है, लेकिन इसको मानने वाले बहुत कम रहे। और बड़े के साथ कहना पड़ता है कि हम पाश्चात्य विद्वानों की आत्मकथाओं को ही आत्मकथा मानते हैं, लेकिन आत्मकथा पाश्चात्य जगत की देन नहीं, अपितु भारतीयों की अपनी मौलिक पहचान और अपनी मौलिक सर्जना है। और इसको कविवर बनारसी दास जी ने करके दिखाया। शायद उन्होंने भी नहीं सोचा होगा
कि ये जो मैं लिख रहा हूँ ये हिंदी साहित्य की एक अलग विधा के रूप में और पहली सर्जना के रूप में और सामने आएगी। जी मैं आपको बताऊं कि ये जरूरी नहीं है कि कोई चीज कोई कृति उस समय फेमस हो। बहुत अच्छी बात है। देखिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त जो जितनी कृतियां हैं हम उनको मान लेते हैं बहुत अच्छी कृति है, लेकिन कभी क्या हमने ध्यान दिया कि जितनी नोबेल पुरस्कार प्राप्त कृतियां हैं वो सब अच्छी ही हैं। मैं एक उदाहरण जी। देता हूं कि हिंदी साहित्य में ही ले लीजिए, कामायनी है। कामायनी को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, और एक ललिता है जिसको नोबेल पुरस्कार मिला। अब आप दोनों को पढ़ोगे तो आपको लगेगा ये तो सड़क छाप की उपन्यास है, इसको कैसे मिल सही गया। बात। तो इस तरह से हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। मैं अपनी बात पर आता हूँ। बहुत इतना अच्छा विषय है कि मैं जब से मुझे ये गणतंत्र भाई ने कहा, यद्यपि मैंने इस पर शोध किया है, लघु शोध लिखा है, फिर बाद में मैंने कहा कि ये लघु शोध नहीं, ये तो महाप्रबंध है, ये तो महाप्रबंध काव्य शोध हो गया मेरा। इस पे तो इतना कुछ लिखा गया क्योंकि मुझे अपने आप के लिए दोबारा से रिवाइज करने का अवसर मिला, इसलिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और जैन दर्शन के एक प्रमुख विद्वान को आप सामने लाए, इसलिए भी धन्यवाद देता हूँ। और जो चीज छिपी हुई थी, जैसे कि देखिए हिंदी के समालोचक हुए, अभी हम आंख बंद करके किसी से भी पूछें, मेरी आवाज आ रही ना बराबर? हाँ बिल्कुल भाई साहब। हाँ, यदि हम किसी से भी पूछें कि समालोचना के क्षेत्र में हिंदी में कौन से विद्वान हैं, तो आंख बंद करके कोई भी कहेगा, जो विद्यार्थी होगा या जिसने हिंदी साहित्य पढ़ा होगा वो कहेगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बराबर है ना। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसको आत्मकथा के लिए कोई महत्व नहीं दिया और ये कह के टाल दिया कि ये तो जैन साहित्य है। अब ये जब उनके जैसे दूसरे महान विद्वान जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ये बात कही, तो मैं उस बात को जरा पढ़ करके सुनाना चाहता हूँ ताकि वो हमारी एक महत्वपूर्ण बात है जो कि सबके सामने भी आनी चाहिए। भारतीय परंपरा में साहित्य और धर्म का बहुत बड़ा संबंध रहा है। वैदिक कालीन साहित्य तो मुख्यतः धार्मिक साहित्य ही है। इसके बाद का प्राकृत पाली और अपभ्रंश साहित्य भी अधिकतर जैन से ही संबंधित लिखा गया है। हिंदी साहित्य में भी अधिकांश साहित्य धार्मिक ही है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, अब सुनिए ध्यान से, हिंदी साहित्य का आदिकाल नामक पुस्तक में जैन ग्रंथों के प्रति उपेक्षा का विरोध किया है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये तो जैन ग्रंथ है, ये तो जैन भजन है, ये जो जैन साहित्य है, ये कहकर के उसको दरकिनार कर दिया गया और अन्य साहित्य जो कि वो भी धर्म से संबंधित था, षट दर्शन से संबंधित था, उसके लिए बाकायदा साहित्य की संज्ञा दे दी गई। जबकि कविवर बनारसी दास जी ने ऐसी एक भी बात नहीं थी जो कि सर्व सामान्य के लिए सुख करना हो या उनके हित के लिए ना हो। मैं उनके जीवन पे आऊंगा, उसके पहले ये और कि इधर जैन अपभ्रंश चारित्र काव्यों की जो विपुल सामग्री उपलब्ध हुई है वह सिर्फ धार्मिक संप्रदाय की मोहर लगने मात्र से अलग कर दी जाने योग्य नहीं है। ये मेरे विचार नहीं है, ये किसके हैं? ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हैं। और आप देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी, फिर बाद में डॉक्टर नगेंद्र ने भी इसको अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में बाकायदा उल्लेख किया और कहा कि हिंदी साहित्य की जो फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है, वो बनारसी दास द्वारा लिखित, जैन कवि बनारसी दास द्वारा लिखित अर्धकथानक है, जो कि एक बहुत ही बड़ी गौरव की बात है। और मैं तो कहता हूं कि न केवल साहित्य के विद्यार्थी को, जैसे अंकुर ने अभी कहा था कि बहुत ही उतार चढ़ाव इसमें आए, उतार चढ़ाव नहीं, मैं कहता हूँ पूरे जीवन का इन्होंने लिखना नहीं चाहा, ये लिखी गई। ये जब अपनी तीसरी पत्नी के साथ बैठे हुए थे तब इनके दिमाग में अचानक विचार आया और ऐसे लिखी गई है कि जो अपने आप ही लिखते चले गए और अपने आप लिखते चले गए। उन्होंने उसके बारे में भी लिखा है और मुझे कितना बोलना है इस पे, कितना नहीं बोलना है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मेरे पास सामग्री इतनी ज्यादा है कि मैं बोलता रहूं तो आप मुझे आप जो जिन विषयों पर मैं केंद्रित करके सवाल करूं आप उनका उत्तर दीजिए। हमको मनोज जी से ही बात करना है। निश्चित तौर पर आपने इस पर अध्ययन किया है तो विषय सामग्री बहुत ही होगी और कौन सी चीजें लोगों के सामने लाना चाहिए इस बात का आपको ही ज्यादा अच्छे से निर्णय हो सकता है, तो आप वही चीजें बताएं हमारे बीच में। देखिए उनके जीवन में ये सबसे बड़ी बात आई, किसी के जीवन में विचित्रता, और वो भी ऐसी विचित्रता
कि जिस व्यक्ति ने, क्योंकि मुझे हिंदी साहित्य से संबंधित बोलना है, तो मैं कल विचार कर रहा था और मैंने उनके साहित्य का आलोड़न किया, और खासकर अर्ध कथानक का। उसमें मुझे ये देखने को मिला कि इन्होंने, जो तुलसीदास जी हैं, तुलसीदास जी के लिए हम इसलिए जानते हैं कि उन्होंने हिंदू दर्शन के समग्रता को एकीकरण करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया, तुलसीदास जी को। तो यही काम बनारसीदास जी ने किया, क्योंकि बनारसीदास जी जैन नहीं थे। इनकी 6वीं पीढ़ी के पहले वो राजपूत थे, और फिर इसके पहले माने ये खुद बनारसीदास जी के पिताजी, उनके दादाजी सब श्वेतांबर जैन थे, और बाद में ये कन्वर्ट हुए जब इन्हें समयसार मिला समय। तो इसके बाद में इनके जीवन में परिवर्तन आया, लेकिन उन्होंने कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि मैं कट्टर इस पंथ का आदमी हूँ। दूसरी बात, इन्होंने समन्वयता के लिए जोर दिया, और कबीर जैसी फक्कड़ता भी इनमें देखने को मिलती है, और उनकी निर्गुणता भी देखने को मिलती है, और आत्मा के प्रति लगाव और एक अचेतन तत्व के प्रति किस तरह से इन्हें उसको अभिव्यक्त करना है, और उसकी सूक्ष्मता वो घनानंद जैसी देखने को मिलती है। और निश्चलता कहें कि अपने दोष भी उजागर करना, अपने दोष भी उजागर करना, ये कोई हरेक के बस की बात नहीं है। खुद को मूर्ख कहना, खुद को कुकवि कहना, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं क्या करता था, मैं पहले क्या करता था, और मैंने मेरा कैसे पलटा, तो ये सब उन्होंने बिल्कुल मीरा की जैसी निश्चलता अपने जीवन में बिताई, और बिहारी के जैसे कहने की तरीका, जो सलीका है, वो बिहारी के जैसे थोड़े में ज्यादा कहना। जैसे कि आत्मकथा कवि में कई कवियों के दर्शन, इनसाइड आउट जो बुक है, उसमें 3 गुण बताए हैं कि एक तो बड़ी शॉर्ट में हो, बहुत ही संक्षिप्त हो, और संक्षिप्त के साथ साथ उसमें थोड़े में बहुत कहने की ताकत हो, और तीसरा वो बिल्कुल पक्षपात रहित, निष्पक्ष हो। ये 3 बातें हैं। तो ये तो इनमें हमें इनके 3 बातों के अलावा मुझे तो बहुत सारी बातें देखने को मिली, जैसे सत्य प्रियता, स्पष्टवादिता, निरभिमानिता, स्वाभाविकता, सरल भाषा, संक्षिप्तता, और अपने गुणों को, दूसरे के गुणों को देखना तो कोई बात नहीं, अपने गुणों को देख करके उसको प्रकट करना, ये बहुत बड़ी बात है। और आत्मनिंदा, ऐसे गुण इनके जो अर्थ कथानक है, उसको पढ़ने से हमें मिलते हैं। अपने दोषों को उजागर करना, जैसे मोसम कौन अधम कामी, मेरे समान कौन अधम और कामी है। और इन्होंने एक जो अर्ध कथानक लिखने के पहले 14 साल की उम्र में उन्होंने ये समझ लीजिए अपने यहाँ की भाषा में कहें, हिंदी क्षेत्र की भाषा में, जौनपुर के रहने वाले थे, तो ये बिगड़ गए थे माने जैसे मम्मी पापा के संस्कारों के अनुसार चलना चाहिए उस हिसाब से नहीं चलते थे, तो अपने आप को ये बिगड़ा हुआ मानते थे, और इन्होंने फिर श्रृंगार में डूब गए थे, यहाँ तक कि ये कोठों पे भी जाने लगे थे। तो इसके बाद उन्होंने जब ये देखा, और उसमें इतने रच पच गए थे कि उन्होंने उसके लिए एक काव्य भी लिख दिया था, और उसका नाम था नवरस। और काव्य लिखा, और उन्होंने जब देखा कि ये तो लोग पढ़ करके तो मति भ्रष्ट हो जाएंगे, और इसका पाप तो हमें लगेगा। अगर वो आज काव्य होता, और उस काव्य में लगभग 1000 दोहे थे, अगर वो काव्य आज होता, तो मैं समझता हूँ हिंदी साहित्य का श्रृंगार रस का सर्वोपरि काव्य होता। तो इन्होंने बहुत कुछ लिखे, और इनके जीवन की तो बहुत घटनाएं हैं। जरूर हम और भी विषयों पर आपके पास वापस लौटेंगे। महेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और इस विषय में आपसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं मनोज जी की ओर यहाँ से चलना चाहूंगा, जो भोपाल से हमारे बीच में जुड़ रहे हैं। मनोज जी, जो अर्ध कथानक जो आत्मकथा है, उसके कहना चाहिए कि उसका जो ईमानदारी जिस तरह की, या जो निष्पक्षता के दर्शन जो हमें बनारसीदास जी के इस अर्ध कथानक के माध्यम से होते हैं, और उसका जो भाव पक्ष है, उस पर बहुत सारा जो उल्लेख है, जो जिक्र है, बहुत सारे पहलुओं के माध्यम से वो चर्चा हमारे बीच में महेंद्र जी ने रखी। लेकिन अब इसके थोड़े कला पक्ष के संबंध में आपसे बात करना चाहूंगा। आपने इसका अध्ययन किया, तो वर्तमान के हिंदी साहित्य की दृष्टिकोण से, यद्यपि हमारे बीच में महेंद्र जी ने ये बात भी बताई कि बहुत सारे कवियों का जो एक साथ समन्वय है, वो हमको बनारसीदास जी में देखने को मिलता है,
लेकिन कला के पैमानों पर यदि हम इसके अलंकार, इसमें जो प्रयुक्त किए अलंकारों की बात की जाए, यदि इसमें प्रयोग किए गए जो शब्द शक्तियां हैं उनकी हम बात करें, या और भी जो कला के पैमाने जो साहित्य जगत में माने जाते हैं, उन पैमानों पर अर्ध कथानक को आप कहाँ खड़ा हुआ देखते हैं? तो मनोज जी। बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर जी। और सबसे पहले तो मैं इस वेबिनार के आयोजन के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और डॉक्टर साहब ने बहुत ही बढ़िया चर्चा की, आदरणीय महेंद्र जैन मुकुर साहब ने। और मैं बिल्कुल अपने प्रश्न पर आ रहा हूँ, बहुत जल्दी आ रहा हूँ। अर्ध कथानक जब मैं पूरी तरह से पढ़ने के बाद जब मैंने मैंने प्रयुक्त दोहावली पर जब विचार किया, तो इतने सुदृढ़ दोहे और इतने कलात्मक रूप से कि उनमें एक भी अशुद्धि नहीं है। और खास तौर से जो मुझे लगा, दोहे के साथ साथ इसमें चौपाइयां हैं, 31 मात्रा सवैया है, क्योंकि भाई साहब ने तो इस पर पूरा काम किया और बड़ी विस्तार से बात की। और इतनी सुदृढ़ लेखनी, मतलब कहना चाहिए कि वो एक बात कहे गए कि जो बात बिहारी की दोहों में मिलती है, सत्य सही में मिलती है, उससे भी उच्चतम वैसा ही समकक्ष वाला भाव। और निश्चित रूप से क्या कारण रहा, ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी कि मतलब उन्हें वो स्थान प्राप्त उस समय नहीं हुआ जिनकी चर्चा आज हम 350 साल बाद कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि इतनी ईमानदारी से, निष्पक्षता के साथ उन्होंने बात लिखी है। और उनका काव्य उच्च कोटि का काव्य है। अधिसंख्य जो अपन देखते हैं कि जो दोहावली का प्रयोग है उसमें, और जो छंद आए हैं खास तौर से 31 मात्रा वाला 31 छवैया है, अडल छंद है, दोहे हैं, चौपाइयां हैं, कवित्व है, इनके पूरे माध्यम से उन्होंने अपनी बात कही है। और इतना गजब का प्रवाह देखने को मिलता है कि एक सामान्य जानकारी का व्यक्ति भी जब अर्ध कथानक कथा को पढ़ता है, यानी ये मान लीजिए कि जीवन की 55 साल का निचोड़, वो जान एवरेज आयु मानते हैं 110, उसके आधा जीवन बिल्कुल ईमानदारी के साथ। अब मेरा एक प्रश्न ये भी है कि उनकी ईमानदारी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, नहीं आ रही है आवाज। आप हाँ बोलिए। हाँ, मतलब इतनी ईमानदारी के साथ उन्होंने वर्णन किया। दरअसल क्या है कि अपने आप पर पब्लिक को हंसाना, अपने लिखे पर, अपने ऊपर, और ईमानदारी के साथ। अच्छा, मुझे ये बात लगी कि लोग प्रभावित उससे इसलिए हो पाए कि उनके काव्य में चमत्कार करने वाले गुण थे। उनका काव्य उच्च कोटि का काव्य था। देखिए, अभी इसमें काव्य शैली की बात की थी, मैं विषय से नहीं हट रहा हूं, पर एक बात बताता हूं। एक प्रगीत होता है, वो प्रगीत में कवि अपने मन की पूरी बात अभिव्यक्ति करने के लिए स्वतंत्र होता है। तो उनका एक इतना सुंदर उदाहरण मुझे देखने को मिला। अब हमारे समाज में बहुत प्रचलित है, हम पढ़ते हैं इसे, बल्कि ये सब बातें बाहर जाना चाहिए जो आज वेबिनार के माध्यम से जा रही हैं। मैं इसका थोड़ा सा पाठ करता हूँ कि चेतन तू त्यों काल अकेला। अब मैं यहाँ दोहे की बात नहीं कर रहा हूँ, चौपाई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने प्रगीत की बात की है। ये उन्हीं की रचना है। और प्रगीत भी इतना शानदार पद के साथ अर्थ दे रहा है, ये केवल बनारसी दास जी ही कर सकते थे। अब देखिए कि नदी नाव संयोग मिले ज्यों त्यों कुटुंब का मेला, चेतन तू त्यों काल अकेला। और इसके साथ साथ अब देखिए, जैसे कि जब वो अपने दोहों में ही बात करते तो दोहों की श्रेष्ठता के उदाहरण मैं और यहाँ देता हूँ कि के पढ़ना के आसखी, अभी भाई साहब ने जिक्र किया था, ये बनारसी दास जी कहते हैं अपनी बात कि के पढ़ना के आसखी मगन दुहू रसमा ही, ओ खान पान की सुध नहीं रोजगार की चुनाई। अब इस दोहे को उठा के देख लीजिए। एक छोटे से दोहे में शुद्धता की दृष्टि से या हम कलात्मकता की दृष्टि से देखें तो निर्दोष दोहे हैं। और उसमें उन पर भाषा का जो प्रभाव था, मध्य प्रदेश की भाषा तो थी ही, साथ ही साथ जिस जिस क्षेत्र में वो थे, इवन उन पंजाबी का भी उन पर असर मिलता है, उर्दू का मिलता है, फारसी का मिलता है, और बुंदेलखंड का मिलता है। तो कुल मिलाकर के जब हम साहित्य का आकलन छंदों के आधार पर करते हैं तो बनारसी दास जी अपने समय के श्रेष्ठतम कवि तुलसीदास जी से
कहीं भी किसी भी स्तर पर कमतर नहीं, उनके मध्य बैठते हैं। और इतना बहुत बढ़िया जी जी, बहुत 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 सुंदर इतना मनोज जी। प्यारा अनुशीलन। मैं तो धन्य हूँ कि आप लोगों ने इस विषय को दिया और बातचीत करने के लिए प्रेरित किया। और उनकी एक एक रचना एक बार नहीं अनेक बार। मैं थोड़ी सी बात जोड़ देना चाहता हूँ कि मुझे ये अर्थ कथानक में रस क्यों आया। निश्चित रूप से भाई साहब ने कहा कि जो कथा होती है, आत्मकथा होती है, सब उतना दम पैदा नहीं कर पाते। एक्चुअली वो अपनी कमियों को ईमानदारी के साथ वर्णन तो कर ही रहे, लेकिन उन्होंने अपने आगे के जीवन को उच्च आदर्श बना लिया। इसलिए हम उनकी कमियों को एक आदर्श रूप में देखते हैं और वो हमें शिक्षा भी देते हैं कि ऐसा हुआ तो ये देखिए। और अच्छा, एक अच्छा अपने व्यक्ति अपने ऊपर मजाक कौन कर सकता है, जिस मतलब जो अपने आप को खुलकर व्यक्त करना चाहता हो वो करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन धन्य किया था। एक बात विशेष रूप से मुझे लगी कि जब उन्होंने गुण स्थानों की क्लास अटेंड की, उस समय उनका जो कंपनी वर्क था और समय सार नाटक में उन्होंने अपनी तरफ से जोड़ा। इतना उच्च कोटि का विद्वान था हमारे बीच में। तो उनके छंदों पर और भी बात की जा सकती है, चाहे दोहा हो, चाहे चौपाई हो, चाहे मतलब मुक्तक के रूप में भी उन्होंने बहुत सारी चीजों को मिलाया है। और कभी विशेष चर्चा में अपन ये बातें भी रखेंगे। और अभी आपके पास और फिर से लौट कर आऊंगा, अभी हमारे पास समय है। लेकिन एक बार पुनः हम वापस महेंद्र जी के पास चलते हैं, माया नगरी मुंबई। महेंद्र जी, बहुत सारे विषयों पर आपने शुरुआत में उनका जिक्र किया और साथ ही आपने बताया कि किस तरह से अपने जीवन के जो उतार चढ़ाव थे और अपने जीवन की जो कमियां थी, आत्मालोचना का जो गुण था वो बनारसी दास जी में बखूब देखने को मिलता है। और यही वजह है कि जो ईमानदारी अर्ध कथानक में हमें नजर आती है, उसका बहुत बड़ा कारण जो है वो उनका निष्पक्षता और आत्मालोचना, आत्मनिंदा करने का जो गुण है वही है जिसने अर्ध कथानक को वाकई में आज लगभग 400-500 साल बाद भी हम ये कह सकते हैं कि अपनी प्रासंगिकता कहीं ना कहीं बनाया हुआ है और लोगों को प्रेरणा प्रदान कर रहा है बनारसी दास जी का ये जीवन चरित्र। इसी कड़ी में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अनेक लोगों ने इस अर्ध कथानक उपन्यास के विषय में अलग अलग तरह की बातें कही है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि इसे एक असफल व्यापारी की आत्मकथा भी किसी ने कहा है ना। वहीं यदि हम बात करें तो कोई इसे ऐसा मानकर चलता है कि बनारसी दास जी की ये रचना जो है उसमें धार्मिक जो शासन में धार्मिक पीड़न नहीं है ना, और मतलब जो उस समय की शासन प्रणाली थी, उस शासन प्रणाली का मौजूदा समय की जो राजनीतिक व्यवस्थाएं थी उसका उतने अच्छे से मतलब दर्शन नहीं होता। और जबकि हम ये मानकर चलते हैं कि जब भी किसी के व्यक्तित्व का यदि वर्णन किया जाए और वह व्यक्तित्व जो है वो अपने आसपास के परिवेश से, अपने परिक्षेत्र से प्रभावित हुए बिना नहीं रहता, तो ये बात कितनी सही है कि जब कोई इस तरह के आरोप लगाते हैं कि वो अपने आसपास के समकालीन जो राजनीतिक परिदृश्य था, सामाजिक परिदृश्य था, उसको उतने अच्छे से उजागर नहीं करता जितने अच्छे से इसे उजागर किया जाना चाहिए था। तो लोगों के इस आरोप को आप किस तरह से लेते हैं? क्या ये सही बैठता है, या अगर आपने जब इसका अध्ययन किया तो लोगों की ये बात एकदम बेबुनियाद निराधार लगती है, बल्कि इस अर्ध कथानक में हमको सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य भी देखने को मिलता है? क्या आप इस विषय में कहना चाहेंगे? अंकुर भाई, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। और जो आपने कहा, पहले मैं ये बता दूं कि ये मध्यकालीन जो मुगलों का शासन था, मध्ययुगीन, उस समय ये अर्ध कथानक लिखा गया। उस समय ये थे। क्योंकि आपने ये प्रश्न उठाया है तो मैं ये बता दूं कि यदि हम अर्ध कथानक पढ़ते हैं तो हमें 100% नहीं, 200% पूरा का पूरा मुगल शासन और उनके समय की पूरी सामाजिक, आर्थिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक सभी परिस्थितियां देखने को मिलती हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि पढ़ने वाले की नजर भी इतनी होनी चाहिए कि वो शब्दावली से परिचित हो। जैसे अभी भाई ने बात की कि ब्रिज भाषा में लिखा गया, और चूंकि उस तरफ थोड़ी स्टैंडर्ड खड़ी बोली का भी पुट आने लगा था, बुंदेली का भी आने लगा था, तो ये जो पूरा क्षेत्र है ना, जौनपुर, मेरठ वगैरह का, आगरा, अलीगढ़ का, तो ये सब के क्षेत्रीय भाषाओं का, बोलियों का उसमें पुट है, तो उसका भी ज्ञान होना चाहिए। और इसमें मध्ययुगीन में आपको बताऊं, जैसे आपने कहा कि अब इन्होंने 3 राजा जो थे, जैसे अकबर हैं, जहांगीर और शाहजहां हैं, 3 का तो इनने अपने आंखों से इनके दर्शन किए।
इनके साथ मिले, इनके बल्कि इनके साथ क्या मिले, इनके मनसबदारी भी इनके पिताजी ने की। अब बाकी के जो दो थे और मुगल, बाबर और नहीं सॉरी ये हुमायूं और बाबर, हाँ, तो इन दोनों की कहानियां इन्होंने सुनी अपने पिताजी वगैरह से। तो कुल मिला के 5 राजाओं के, मुगलों के शासन का तो इनने पूरा का पूरा चित्रण इनके अंदर था, और 3 को तो इन्होंने देखा। और मैं आपको बताऊं, उसमें एक जगह ऐसा आता है, ऐसा नहीं है, क्या होता था पहले की स्थिति ये थी कि यदि एक राजा बदलता है, एक राजा मरता है या उसके ऊपर अटैक होता है, तो पूरी अर्थव्यवस्था, पूरी सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाती थी। और कोई किसी का, जैसे आज है, हम पुलिस में जाकर के FIR दर्ज कर सकते हैं, उस समय कोई किसी की सुनता नहीं था। अकाल पड़ गया तो कोई थाने के नहीं, अकाल पड़ गया था तो इनको सरकार ने कुछ नहीं दिया था, पूरे के पूरे व्यापारी यहाँ से चल दिए थे। एक बार नहीं, 10 बार व्यापार करने गए, इनके पिताजी इलाहाबाद तक गए, इनके पिताजी बंगाल गए, और ये कितने बार गए, ये मैं लिख रहा था, पढ़ रहा था जब, कि ये खुद जौनपुर, शाहजहांपुर, फतेहपुर, इलाहाबाद, जौनपुर, फिर जौनपुर आए, फिर आगरा आए, फिर पटना गए, तो खरगोन, ना जाने कितनी जगह इन्होंने व्यापार किया। तो पूरी की पूरी सामाजिक परिस्थितियां उस समय कैसी थी, ये हमें देखने को उसमें चित्रण मिलता है। धार्मिक बोल देखिए, इन्होंने ये भी कहा, ये जो दीन इलाही धर्म चला था ना, वो इनके समय था, वो इन्हीं के समय चला था, और शैलियां थी, और बहुत सारे जैनी भाई बंधु और हिंदू भाई बंधु इसमें एक उदार रूप में सहयोग करते थे, जाते थे उन शैलियों में, चाहे राजकाज के दबाव में हो या अपने मन से हो, लेकिन वो जाते थे। तो हमें इसमें सब कुछ देखने को मिलता है। और ये जो पूरी आपने कहा असफल व्यापारी की आत्मकथा, बिल्कुल 100% मैं इससे सहमत हूँ। ये जो ये जो कथानक है, ये असफल व्यापारी की और सफल कवि और सफल आत्मालोचक की कहानी है, आत्मकथा है। असफल तो व्यापारी था ही, क्योंकि वो जितने बार गया लुटा पिटा हो गया। अरे वो जा रहा है अपनी गाड़ियां लेके, पहले बहुत सस्ता मिलता था, अभी बात छेड़ी है तो बता दूं आपको भी, थोड़ी हंसी आएगी और सुनकर के मजा आएगा कि जरूर 2 मन, एक मन में कितने किलो होते हैं, 40 किलो ना, तो ऐसे 20 मन माने 800 किलो घी, और 2 कुप्पे तेल, और बहुत सारे कपड़े, ये कपड़े के बंडल, ये सब इनके पिताजी ने 200 रुपए में कलेक्ट करके इनको दिए व्यापार करने को। ये चल दिए, रास्ते में कितने जगह बारिश आई, परेशानी हुई, फिर आगे गए, लोगों ने लूट लिया। हीरे जवाहरात का व्यापार किया, उसमें भी लोगों ने लूटा, इनके गिर गए, कुछ चोरी हो गए, न जाने कितने बार। अरे इतना तक आता है कि एक बार ये 19 लोग गए व्यापार के लिए। बहुत अच्छी, मैं कहता हूँ ये कहानी एक को नहीं, प्रत्येक व्यक्ति को पढ़नी चाहिए, हर भाषा वाले को पढ़नी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ, ये किसी, ध्यान रखिए, आप लोग बहुत अच्छे काम में लगे हैं, और मेरा एक अनुरोध है कि अगर कहीं किसी विश्वविद्यालय में ये अर्ध कथानक पाठ्यक्रम में लगाया जा सके तो इसमें बढ़ चढ़ के, क्योंकि बहुत बड़ा पुण्य का काम है, ये जरूर एक करना मिनट चाहिए। में आपको हस्तक्षेप करूंगा। ये अर्ध कथानक जयपुर विश्वविद्यालय में इसकी पूरी पत्रिका जो है ना रिकमेंडेड है। अब आप अपनी बहुत बढ़िया, हाँ। बहुत बढ़िया। ये 19 लोग थे, इनके ऊपर इतना तक आरोप हो गया था, ये इनके साथ चीटिंग हुई थी, तो वो जो हवलदार है ना, वो फांसी के फंदे लेकर के 19 फांसी के फंदे लेकर के आया, और जब इन्होंने, अब इनके पास कोई वो नहीं था, तो वो फांसी पे चढ़ाने वाले थे, तो इन दूर गांव में एक इनके पहचान के आदमी निकले, उनसे इन्होंने उनको कहलवाया कि हम लोग निर्दोष हैं, हमने ये कुछ नहीं किया, चीटिंग वगैरह। 5 सिक्के थे, वो एक जौहरी ने किए थे, दूसरे ने उनको गलत सिक्के दे दिए थे। तो इस तरह से ये कहानियां बहुत सारी आती हैं, अगर हम उसको एक एक बारीकी से पढ़ेंगे ना तो बहुत आनंद आएगा। और इतनी निश्चलता रही इनके जीवन में, चूंकि ये पहले वाला प्रश्न का उत्तर हो गया कि अपने आप पे हंस सकते थे, जैसे भाई साहब ने अभी कहा, जो हंस सकता है। अरे 6 महीने तक क्या हुआ, इनके पास पैसे नहीं थे, तो ये उधार लेकर कचौरियां खाते थे। तो उधार लेकर कचौरियां खाते थे, वो सोचता था हमें पैसे चुका देंगे, और इनने कहा हमारे पास पैसे तो है नहीं, तो इनने कचौरी वाले को जाके बोल दिया कि तुम उधार कीनो, बहुत आगे अब जिन देहू, अब आगे मत देना, मेरे पास किछु नहीं, दाम कहाँ से लेहू। इतनी खुल के कह दिया। तो कचौरी वाला भी मस्त आदमी था, माने ये उस क्षेत्र का भी
कि कोई आदमी भूखा ना मर जाए, ये हमें देखने को मिलता सामाजिक स्थिति। कोई भूखा ना मरे तो कोई बात नहीं, कहे कचौरी बाल नर 20 रुपए खाऊ, तुम 20 रुपए खा लो, कोई बड़ी बात नहीं, तुमसे को न कहू कछु कहे, जहां भावे तहां जाहू, तुम्हें जहां जाना हो वहां चले जाओ, कोई बात नहीं, खाते रहो कचौरी। अरे इतना बढ़िया जीवन रहा इनका। चूंकि अभी और आएगा उनके उतार चढ़ाव का, उनके जीवन में कितनी घटनाएं घटी, वो घटनाएं मैं जरूर बताऊंगा अंकुर भाई। अभी अगर और बोलना हो तो बताइए। नहीं नहीं, बहुत, अभी और आपके पास लौटेंगे, हमारे पास समय अभी काफी है और बहुत इत्मीनान से इस विषय में और चर्चा करेंगे। लेकिन अब मैं वापस मनोज जी आपके पास एक बार फिर लौटूंगा। आप भाषा का जिक्र कर रहे थे अर्ध कथानक की, तो आपने कहा कि इसमें बुंदेली का पुट है, पंजाबी का भी है और भी अन्य भाषाओं की आपने बात की। लेकिन मुख्य रूप से यदि हम पूरी अर्ध कथानक को किसी विशेष भाषा की बात करें, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर एक लेख मेरे सामने है और ये लेख डॉक्टर हीरा लाल जी का है, जिन्होंने इस विषय में ही चिंतन किया है कि अर्ध कथानक की जो भाषा है उसको ब्रज भाषा कहा जाए या अवधि माना जाए। मतलब इस पूरी के पूरे एक समग्रता में, देखिए बीच बीच में शब्दों का आना अलग बात होता है, लेकिन एक समग्रता में यदि हम बात करें तो इसे ब्रज भाषा का हम साहित्य माने अथवा अवधि का माने या किसी अन्य भाषा से इसको रिलेट किया जा सकता है। भाई साहब प्रश्न ध्रुव है, और चूंकि आपके सामने बहुत बड़ा एक वो है पोर्टेबिलिटी वाला पेपर है, और जहां तक मुझे ये लगता है, क्योंकि मैंने अभी लेटेस्ट ही पढ़ा है, और अगर मैं एक मत से ये कहना चाहूँ तो मुझे तो इस पे अगर एक ही बात आपने भी कही कि अगर एक बात से कही तो मुझे ब्रज का इसमें प्रभाव ज्यादा लगता है, और बाकी तो समग्र में भाषा आती है, सभी है उसका प्रभाव, लेकिन एक मूल रूप से देखें तो ब्रज का प्रभाव ज्यादा है, और बाकी उसके विश्लेषण अनेक रूपों में हो सकते हैं जी। तो क्योंकि भाषाओं को तो ऐसा है कि संगम की नदी की तरह है, धारा की तरह एक दूसरे में मिक्स होती चली जाती है। मैं कुछ चीज जोड़ना चाह रहा था। अभी भाई साहब ने वो जो विश्वविद्यालय वाली बात की थी, तो मेरी जानकारी में अभी एक पुस्तक पढ़ रहा था, तो उसमें आया था कि जयपुर विश्वविद्यालय में एक अतिरिक्त पेपर के रूप में ये मान्य और स्वीकृत रहा है, ताकि चूंकि संदेश हमारा दूर तक जाना है, तो अर्ध कथानक की ये लघु शोधिका वहां पर है। और मैं एक चीज और जोड़ना चाहता हूं। अभी एक प्रश्न मुझे लगा कि इसमें जो आपका एक जो प्रश्न था उसमें मुझे कुछ जोड़ना चाहिए कि असफल व्यापारी की सफल कथा, कवि मूलतः वो थे कवि, और कवि जो है ना व्यापार के पक्ष को नहीं देखता, उसके यहाँ लाभ हानि का गणित नहीं रहता है, उसे तो घाटा हो या हानि वो तो अपने चिंतन में मनन में, और इतने प्रत्युन्न मति के कवि रहे हैं कि उनके साथ दो ही विषय थे, या तो पढ़ना लिखना या रास रंग। तो अब देखिए चिंतन धारा कवि को, अब भाषा से जोड़ के देख रहा हूं, वो भाषा के मास्टर थे, समकालीन परिक्षेत्र में बोले जाने वाली भाषाओं सबका उन पर प्रभाव था, और वो अपनी बात को जिस रूप में चाहे वह कह सकते थे, शब्द उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा रहता था। मेरी बात पर गौर कीजिए, कोई सा भी शब्द हो, किसी भी भाषा की शब्दावली का टर्मिनोलॉजी का वर्ड हो, अगर उन्हें प्रयोग करना है तो वो खुद आके बनारसी दास जी के आगे खड़ा हो जाता था कि आप मुझे प्रयोग करें, मैं वैसा हो जाऊंगा। ऐसा रूप देने की कला बिरले कवियों में होती थी। तो बनारसी दास जी भाषा के नाते हर दृष्टि से 100% खरे उतरते हैं साहित्य पर। सही बात है। इसी श्रृंखला में आपसे, चूंकि लगातार हमारी इस बारे में बात चल रही है कि बनारसी दास जी बहुत से चक्करों में उलझ गए थे, रास रंग में पड़ गए, और यहाँ तक कि वैश्यावृत्ति की भी का भी उल्लेख जीवन में आता है, और भी बहुत सारे श्रृंगार में डूबे हुए थे। लेकिन अक्सर जो हम एक बात करते हैं वो पूरी अर्ध कथानक से हटकर एक समूचे व्यक्तित्व के का विश्लेषण करने की यदि बात हो, संदर्भ में ये बात मैं पूछना चाहता हूँ कि ऐसा कहा जाता है कि जे कम में सूरत तेई धम में सूरा, मतलब आदमी जो लौकिक दुनियादारी में व्यक्ति जो जितना निष्णांत होगा, या ये समझिए कि दुनिया का हिरास करने वाले या दुनिया में उल्टे मार्गों पर जाकर कुकर्मों से दुनिया को बहुत अनेक प्रकार की विसंगतियां खड़े करने वाले लोग भी प्रतिभाशाली होते हैं, और वहीं दुनिया का उत्थान करने वाले
या सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ने वाले वो लोग ही प्रतिभाशाली होते हैं। तो आप क्या ये हम स्वीकार करें कि बनारसी दास जी ने अपने जीवन में जो कुछ हासिल किया उससे ज्यादा महत्वपूर्ण हमें ये मानना पड़ेगा कि वो जन्मजात प्रतिभाशाली थे। अब ये आज हम बनारसी दास जी को एक महान कवि के तौर पर, एक आध्यात्मिक चिंतक के तौर पर देखते हैं, उसकी बहुत बड़ी वजह है कि जीवन में उनको एक दृष्टिकोण प्राप्त हुआ, और वो दृष्टिकोण समय सार आदि के माध्यम से मिला, और या जो अन्य विद्वज्जन उनके समागम में आए उनके कारण मिला। तो मेरा ये पूरी जो मैंने आपके सामने भूमिका रखी अपने सवाल की, उसमें मूल सवाल ये है कि वास्तव में इंसान को महान प्रतिभा नहीं बल्कि दृष्टिकोण बनाता है, इंसान को महान चरित्र बनाता है। तो आप बनारसी दास जी के जीवन में जो प्राप्त समागम, उनको जो समागम उन्हें मिला, जो जिसने उनके चरित्र का निर्माण किया, जिसने उनके दृष्टिकोण को एक तरह से दिशा दी, तो ये सारी चीजों के कारण आज हम बनारसी दास जी को 500 साल बाद एक आध्यात्मिक चिंतक के तौर पर या सकारात्मक रूप में उनकी हम चर्चा कर रहे हैं। नहीं तो हो सकता था कि हम जैसे लौकिक अन्य कवि आदि रहे, और जैसे कि छायावादी कवियों की बात की जाए या रीतिकालीन कवियों की बात की जाए तो उनकी आलोचना भी बहुत सिरे पर की जाती है। लेकिन बनारसी दास जी का जो पूरा का पूरा जो रचना साहित्य है, जो पूरा रचना संसार है, वो महान इसीलिए है क्योंकि उसमें एक दृष्टिकोण मिलता है, उसमें एक अनासक्ति का भाव हमको नजर आता है, उसमें हमें पारलौकिक जीवन को भी सुधारने की दिशा का बोध कहीं ना कहीं होता है। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि दृष्टिकोण का एक कवि के जीवन में, एक लेखक के जीवन में क्या योगदान है, और उस दृष्टिकोण के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? महेंद्र जी, आपसे भी ये प्रश्न है, और मनोज जी आपसे भी है। मनोज जी, आपसे संक्षेप में उत्तर चाहूंगा, फिर महेंद्र जी के पास इस प्रश्न का जवाब लेने जाएंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। 2 कारण है। मेरा ये मानना है, अंत भला सो सब भला, और ये अंत भला वाली बात मैं इस आधार पर कह सकता हूं कि उनकी दृष्टि, उनके पास जो आध्यात्मिक दृष्टि थी वो प्रखर चेतना के साथ थी और उनके साथ जुड़ी हुई थी। इसके मैं कुछ अंश उन्हीं के अर्ध कथानक से लेके आपको बताता हूं। वो लिखते हैं, देखिए, कि पुत्र कुलत्र सुता जुगल अरु संपदा अनूप भोग अंतराई उदय भय सफल दुख भोग। जिस कवि के पास इतनी प्रबुद्ध चेतना हो और उसी चेतना के आधार पर उसने अपना जीवन धन्य किया। हम पुरानी बातें, कवि स्वयं लिखता है अपने अर्थ कथानक में, लेकिन उसका जीवन उत्तरोत्तर देखा जाए तो उसने स्वाध्याय के माध्यम से अपनी आत्मा को उच्च दशा में जहां तक वो ले जा सकते थे। इसका अंतिम उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि वो लिखते हैं कि ज्ञानी संपत्ति विपत्ति में रहे एक सी भांति, ज्यों रवि उगत आथवत तजे न राति कांत। जो कवि की दृष्टि इतनी पैनी हो वह असफल तो हो ही नहीं सकता। और देखिए, जब एक प्रसंग ये आता है कि उन्हें एक कुष्ठ रोग हो गया था, और उसमें भी उनकी दृष्टि क्या काम करती है। सामान्य आदमी तो परेशान हो जाता, दुनिया की बुराइयां करता कि इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। वो चिंतन दृष्टि वहां भी अपनाते हैं और कहते हैं कि कहे दोष को ना तजे तजे अवस्था पाई, जैसे बालक की दशा तरुण भय मिट जाई। विशुद्ध दोहे हैं, देखिए आप। उदय हो तो शुभ करण में भई अशुभ की हानि, ताते तुरंत बनारसी गही धर्म की बानी। तो माने इतना चिंतन उनका प्रगाढ़ था। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि बनारसी दास जी ने अपने जीवन की अंतिम अवस्था तक अपने ज्ञान के संचार से, ज्ञान के पुंज से उसे आलोकित किया था। इसलिए हम, वो हमारे आदर्श हैं। और हमारे क्या, मैं तो कहता हूँ पूरी दुनिया उन्हें अगर आदर्श माने तो अपने जीवन को, एक असफल जीवन को भी धन्य किया जा सकता है, सफल किया जा सकता है। जी जी, महेंद्र जी, हाँ जी, क्या आप देखते हैं किन किन कारकों के कारण, ऐसे कौन से पहलू जीवन के रहे जिसने बनारसी दास जी को एक दृष्टिकोण प्रदान किया, और वास्तव में उस दृष्टिकोण के कारण हम बनारसी दास जी को महान मानते हैं? क्योंकि साहित्य में प्रतिभा का प्रदर्शन करने वाले तो अनेकों लोग हुए, आज हम देखते हैं फिल्मी गीत और संगीत लिखने वाले भी बहुत ही अजब गजब के गीतकार होते हैं, जो बहुत ही अलग अलग तरह से श्रृंगार का, अलंकार का, रसादी का प्रयोग अपने गीतों में करते हैं। लेकिन बनारसी दास जी के दृष्टिकोण की हम बात करें, जिसके कारण वे महान हुए और जिसके कारण आज हमारी वे चर्चा के केंद्र में है।
कौन सी वे चीजें? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और ये प्रश्न जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक के लिए हमें समझना पड़ेगा। ये नो डाउट कि वो प्रतिभाशाली थे, जिस क्षेत्र में भी रहे, भले ही वो जैसे बताया था जो कम्मेसूरा थे धम्मेसूरा, वो भले ही यदि उनका जीवन बाहर गया तो वहां पर भी वो आगे रहे, व्यापार में भी भले ही उन्हें घाटा लगा लेकिन वो आगे रहे। उनके पास जो एनर्जी थी वो कूट कूट के थी, माने उनके पास एनर्जी थी लेकिन वो एनर्जी हमारे लिए कोई काम की नहीं थी। साहित्य के लिए नवरस हो सकता था, ठीक है ना, अगर होता तो, लेकिन उन्होंने उसको गोमती में बहा दिया था। तो इसके बाद हम इसलिए उनको याद करते हैं कि उन्होंने वो एनर्जी की जो दिशा थी वो पूरी की पूरी पलट दी, और वो ऐसी पलटी कि उन्होंने जो दुनिया में क्रियाकांड चलता था, जो कबीर ने जिसका विरोध किया, ठीक, उनने भी, उनके आप एक एक शब्दों में जाइए ना तो आपको ऐसे मिलेगा जैसे उमा स्वामी ने सूत्रात्मक शैली दी है, ऐसी ऐसी सूत्रात्मक शैली मिलेगी आपको। वो तो समय होता तो मैं कला में भी बताता कि उनकी कैसी चीज है। बहुविधि क्रिया कलेश सो शिव पद लहे न कोई, क्रिया वगैरह से नहीं कर सकता, क्रियाकांड से ज्ञान कला पर घास सो सहज मोक्ष पद होई। वो कहते जिसके ज्ञान क्रिया हो गई उसको मोक्ष पद मिल सकता है। देखिए दृष्टि कहाँ बदलती है। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, उतार चढ़ाव से व्यक्ति का परिवर्तन होता है, परिवर्तन में उसके वैराग्य भाव भी जमते हैं, और वो ये कहता है क्या सत्य है और क्या असत्य है। साथ में उन्हें समयसार नाटक जैसा ग्रंथ मिल गया, तो समयसार नाटक, समयसार मिला तो उन्होंने बाद में फिर समयसार नाटक लिखा। तो जब उन्हें उनकी दृष्टि ये ग्रंथ को पढ़ने के पास जो एनर्जी थी ना, जो बाहर जा रही थी, वो पूरी की पूरी एनर्जी अंदर आई, और उन्होंने कहा तत्व दृष्टि जो देखिए, ध्यान दीजिए, बहुत बढ़िया मार्के की बात है, तत्व दृष्टि जो देखिए सत्यारथ की भांति, ज्यों जाको परिग्रह घटे त्यों ताको उपशांति। ये बात उनको कब लगी? जब उनके जीवन में ये घटना घटी कि 9 बालक हुए मुए नारी नर दोए। फिर से बोलता हूं, बहुत ही मार्के की पंक्ति है, 9 बालक हुए मुए रहे नारी नर दोए, ज्यों तरवर पतझार होए रहे ठूंठ सो होए। क्या बात ना कि 9 बच्चे हुए, और 9 बच्चे हुए ही नहीं, मर भी गए। और कितने थे? 2 आदमी थे तो लास्ट में 2 ही रहे। जैसे क्यों तरवर, जैसे पतझड़ में केवल ठूंठ पेड़ खड़ा रहता वैसे हम खड़े हैं। उनके जीवन में ऐसा परिवर्तन आया है कि कुछ नहीं, संसार तो असार है। और इसकी दशा उन्होंने कही कि जीवन में एक व्यक्ति के अंदर इतनी दशाएं परिवर्तित होती हैं कि जो हमारी जीव कह ही नहीं सकती है, और कहते वो केवल ही जान सकते हैं। ये बात कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कह सकता है, पढ़ा लिखा और बहुत ही स्वाध्याय किया हुआ, अध्ययन किया हुआ वही व्यक्ति कह सकता है कि एक जीव की एक दिन दशा होई जेतीक, जितनी दशाएं एक जीव की एक दिन में होती हैं, दशा माने भावों का उतार चढ़ाव, सो कही ना सके केवली, क्योंकि केवली भी नहीं कह सकते, वो कह रहे हैं, कभी कह रहे हैं, जाने यद्यपि ठीक, यद्यपि केवली भगवान पूरा जानते हैं। केवली भगवान कहें या साहित्य की भाषा में कहें कि फुल नॉलेज वाला पर्सन, जिसको पूरा ज्ञान प्रकट हो गया है, ऐसा व्यक्ति जान तो सकता है लेकिन उसकी वाणी में भी ये ताकत नहीं है। तो उस व्यक्ति के अंदर कुल मिला के ये है कि बनारसी दास जी के अंदर वो काबिलियत थी, लेकिन उन्होंने उस काबिलियत को कहाँ प्रकट किया, जो जिसके कारण से हम उन्हें आज याद कर रहे हैं कि उन्होंने एक तो अपने जीवन का पूरा उतार चढ़ाव वर्ध कथानक में लिख दिया, ताकि लोग आए और इसको पढ़ें और देखें कि जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं और हम उनसे क्या सीख ले सकते हैं और हम अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। ये उन्होंने एक सोचा। दूसरा, उन्होंने एक बनारसी विलास, उसमें संग्रह है उनकी कविताओं का, सैकड़ों कविताओं का संग्रह है, बनारसी विलास जैसा ग्रंथ लिखा। भाई साहब ने अभी एक बात कही थी कि पंजाबी का, मैं आपको याद आ गई मुझे बात, उन्होंने एक पंजाबी में भी एक छोटी सी कविता लिखी थी, समझ रहे ना, वो तो ये मतलब प्योर पंजाबी में वो भी मिलती है। और इसके अलावा उन्होंने और भी नाटक समयसार लिखा, अर्ध कथानक लिखा, बनारसी विलास लिखा, नाममाला भी लिखी थी। नाममाला माने वो शब्दों का प्राकृत में
अरे बड़े मजे की बात, देखिए प्रतिभा कहाँ से आती है अंकुर भाई जी है कि नहीं? हाँ, प्रतिभा हाँ कैसे, उनके जन्मजात प्रतिभा थी। आपको मालूम उन्होंने कितनी पढ़ाई की थी? आपने तो एमए पीएचडी किया होगा, मैंने एमए पीएचडी किया है। उन्होंने कितनी पढ़ाई की थी? केवल केवल और केवल 1 साल पढ़ने गए थे। 1 साल पढ़ने गया व्यक्ति, और इसके बाद में फिर वो 1 साल पढ़ा, जो ओरिजिनल पढ़ाई है स्कूल में जाकर के, जिसको चट साल बोला करते थे। चटशाला में गए और 1 साल पढ़े, बाद में आ गए और फिर व्यापार में लग गए, और व्यापार में लग गया, फिर बाद में व्यापार भी गया काम से, और वो भी उनको नहीं भाया। और उन्होंने है ना व्यापार में मन लगता था, ना रोजगार में, के पढ़ना के आज की मगन दोहू रस माई, खान पान की सुध नहीं, रोजगार किछु नाही, रोजगार में भी मन नहीं लगता था। तो ऐसा व्यक्ति 1 साल पढ़ाओ और उसको प्राकृत, संस्कृत और हिंदी और ब्रज, अवधि, बुंदेली वगैरह का ज्ञान, ये अपने आप में बड़ी बात नहीं है। इसका मतलब उनके अंदर एक प्रतिभा थी, उसको उजागर किया और एनर्जी को डाइवर्ट किया अध्यात्म की ओर, और वो भी बड़ा ऐसा अध्यात्म कि दिगंबर कहते रहो, श्वेतांबर कहते रहो कि तुम हमारे, हम किसी के नहीं, हम अध्यात्म के जो पक्की बात है उसके हैं, कबीर के जैसे। कबीर को भी हिंदू मुस्लिम ये किसके हैं पता नहीं, यही साइम इनके साथ में घटी। इन्होंने कहीं कुछ नहीं लिखा, लेकिन अध्यात्म की बात ऐसी लिखी कि लोग 7 तत्वों का नाटक बना दिया, 9 पदार्थों को अरे नाटक के रूप में चित्रित कर दिया। बड़ी मजे की बात है, क्या कल्पना थी इनकी, हमें सोचना चाहिए। और इनके की जो इन्होंने अर्ध कथानक लिखा, कि अर्ध कथानक क्यों लिखा, उन्होंने लिखा कि जब ऐसी घटनाएं, ऐसी विचित्रताएं एक आदमी के जीवन में घटित हो सकती हैं, और वो आदमी उनसे कैसे शिक्षा लेकर के आगे बढ़ सकता है, ये हर व्यक्ति को पढ़ने लायक है, वो हिंदी वालों को नहीं। ये तो एक सौभाग्य है हिंदी का। मैं तो कहता हूं अगर हिंदी वाले इसको अपनाते हैं तो ये सौभाग्य होगा। मैं कहता हूं महात्मा गांधी है, आप और हम उनको क्या मानते हैं? हम उनको राष्ट्रपिता मानते हैं, हम नहीं, दुनिया मानती है। राष्ट्रपिता जी को, माने ये राष्ट्रपिता को क्या नोबेल पुरस्कार मिला? नहीं मिला, लेकिन फिर भी हम नोबेल पुरस्कार से बड़ा मानते हैं। उनके आदर्शों पे चल के 4 व्यक्तियों ने नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर लिया। यही स्थिति ये है कि यदि हम इनको पढ़ें, क्यों हम आज परमप्पय सारू और जोग सारू के लिए नहीं मानते, जबकि हिंदी साहित्य ये बोलता है कि ये हिंदी की पहली बुक है, लेकिन हम नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि हमने एक उस पर टैग लगा दिया, ये धार्मिक है। अरे मुझे बताओ आप हिंदी साहित्य। महेंद्र जी हमारे साथ कई श्रोता जुड़े हैं, और चूंकि आपने अब ये विषय छेड़ा कि धार्मिक साहित्य और हिंदी साहित्य, इनको थोड़ा अलग अलग कर देखना चाहिए। हमारे साथ डॉक्टर श्रेयांश जी जबलपुर से जुड़े हुए हैं, वो इसी से जुड़ा हुआ, उन्होंने एक प्रश्न पूछा है। मैं हमारा जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं हमारे इस पूरे इस वेबिनार को, मैं ये कहूंगा कि सीधे डॉक्टर श्रेयांश जी के पास चलें, और वे संबंध में एक प्रश्न पूछना चाहते हैं महेंद्र जी आपसे, और श्रेयांश जी का हम प्रश्न लेंगे और आपसे उसका उत्तर जानना चाहेंगे। डॉक्टर श्रेयांश जी हमारे साथ जबलपुर से जुड़े। हाँ जी, नमस्कार सर। जी नमस्कार। जय। मैं पूछना चाहता हूँ कि जब रामायण भी एक धार्मिक ग्रंथ है, और वो भी लगभग उसी समय का है जब अर्ध कथानक या बनारसी दास जी का समय था, जब तुलसीदास जी ने उसकी रचना की, नहीं तो उस रामायण धार्मिक ग्रंथ होने के बावजूद भी उसे इतना ज्यादा स्थान क्यों दिया गया? अर्ध कथानक को गौण किया गया, रामायण को सिंधी साहित्य में स्थान दिया गया, आखिर ऐसा क्या कारण था? कि जबकि बात तो बनारसी दास जी ने भी एक छोटी सी रामायण लिखी थी, ऐसी कथा भी आती है कि उनके पास रामायण पहुंची तो उनने तुलसीदास जी को जवाब में एक छोटी सी रामायण लिखकर भेजी। तो बहुत बढ़िया। रामायण को इतना स्थान क्यों दिया गया, जबकि वो भी धार्मिक ग्रंथ है? बहुत अच्छा प्रश्न है प्रियांश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने प्रश्न नहीं उत्तर ही दे दिया है। ये देखिए, ये एक व्यक्ति की मानसिकता तो हम नहीं बदल सकते हैं। लोगों ने, मैं वही बात कह रहा था कि हिंदी साहित्य में ऐसा कोई भी कभी नहीं मिलेगा आपको, चाहे वो सगुण मार्गी हो, निर्गुण मार्गी हो, प्रेम मार्गी हो, कोई ना कोई धर्म से ना जुड़ा हो, क्योंकि सठ दर्शन में किसी ना किसी धर्म से जुड़ जाता है वो। तो लेकिन क्यों ऐसा क्या हुआ कि इनके लिए, और देखिए जो आपने एक बात कही, बहुत अच्छी बात, कि विराजे रामायण घटमाई, उस जमाने में प्रेस नहीं था, कुछ भी नहीं था छपने के लिए, फिर भी तुलसीदास जी ने अपने हाथ से रामायण लिख करके बनारसी दास जी को दी। समझ लीजिए उनका कद कितना बड़ा होगा बनारसी दास जी का। ये हमारे हिंदी साहित्य के जो समालोचक हैं वो नहीं समझ पाए कि जो व्यक्ति
अपने हाथ से लिख करके रामचरितमानस तुलसीदास जी को भेंट कर सकता है, वो उस व्यक्ति का कद कितना बड़ा होगा। और उसी समय एट द स्पॉट बनारसी दास जी ने तुरंत उस रामायण के एक प्रति रामायण लिख करके दी, जिसको अध्यात्म रामायण बोलते हैं, विराजे रामायण घटमाएं, वो अध्यात्म रामायण तुलसीदास जी को भेंट में दी। तो ये कितना उनका आपस में मेलजोल था। और एक व्यक्ति को हमने पूरी तरह साहित्यिक मान लिया और एक व्यक्ति के लिए हमने कहा ये तो धार्मिक है, जबकि उस व्यक्ति ने कहीं पर भी जैन शब्द नहीं डाला। उस व्यक्ति ने जैन नहीं लिखा, उस व्यक्ति ने अध्यात्म की बात लिखी, क्रियाकांड से दूर रहने की बात लिखी, उस व्यक्ति ने अपने को पहचानने की बात लिखी, तत्व दृष्टि की बात लिखी, उस व्यक्ति ने जीव की दशाओं की बात लिखी, उस व्यक्ति ने हर तरह से सत्य की बात लिखी, अहिंसा की बात लिखी, समाज को एक होने की बात लिखी। लेकिन क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमारी दृष्टि संकुचित रही, हमारी माने समालोचकों की। और ऐसा नहीं कि सबकी रही, कुछ समालोचक ऐसे भी आए जिन्होंने इसको बाकायदा स्थान भी दिया। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, डॉक्टर नगेंद्र ने नाम लिखा है इतिहास में, आप पढ़िए, उनका बहुत बढ़िया इतिहास है। और आज की डेट में शुक्ल जी से ज्यादा डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास पढ़ा जाता है। और IAS IPS वगैरह के लिए उनके इतिहास से ही उसको मान्य किया जाता है। उसमें उन्होंने बाकायदा उसका उल्लेख किया है। नंद दुलारी वाजपेयी जी ने किया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने तो बहुत ही जितना उपकार माना जाए उतना कम है। उन्होंने जैन साहित्य के लिए हिंदी साहित्य में लाने का यदि किसी को उपकार जाता है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को जाता है, उनके लिए नमन। ऐसे लोग बहुत कम हुए हैं जिन्होंने कि इसको माना। लेकिन अब हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम कैसे भी करके इस ग्रंथ को देश की कई यूनिवर्सिटियों में, चाहे कितना ही हो, छोटी सी तो किताब है, 675 दोहे हैं इसमें। 675 दोहों में एक एक दोहा बड़ा मार्केबल है। वो व्यक्ति कौन कह सकता है? लास्ट में वो जब ऐसा मृत्यु सैया पे लेटा है और हमें चिंता लग रही है कि इनके मन में पता नहीं कैसे भाव आ रहे होंगे, जा रहे होंगे, और वो व्यक्ति क्या कर रहा है? वो मस्त है अपने में, और मस्त है, मस्त नहीं, ऐसे बोल रहा है, ताते अरथ कथान सही बनारस चरित्र। ये इन्होंने नहीं, एक दूसरा है, उन्होंने ज्ञान कुतक का हाथ, मुझे याद पूरा नहीं आ रहा, ज्ञान कुतक का हाथ मार अरि मोहना, प्रगटो रूप स्वरूप अनंत सुसोहना, जा पर जय को अंत सत्य कर मानना, चले बनारसी दास फेर नहीं आवना। ये बात वो आज की, जैसे हम कहें कि कोमा में है, लोग समझ रहे तो मर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो व्यक्ति के अंदर चिंतन चल रहा है। वो चिंतन कैसे चल सकता है? इतनी एनर्जी, इतना अध्ययन, इतना पठन पाठन होगा तभी वो व्यक्ति सोच सकता है। और उन्होंने ये अर्धकथानक के अंत में भी कहा कि ताते अरथ कथान सह बनारसी चरित्र, ये हमारा चरित्र है बनारसी का। तो इसको क्या, दुष्ट जीव सुनी हंसेंगे, दुष्ट जीव तो हंसेंगे, क्यों? क्योंकि इतनी अपनी जो गलतियां हैं वो उजागर कर देना, ये हर एक के बस की बात नहीं है। और कहेंगे सुनेंगे मित्र, और जो मित्र हैं वो कहेंगे भी और सुनेंगे भी और दूसरे को सुनाएंगे भी। तो हम सब मित्र हैं, हमें इस कथानक को दूसरे को सुनाने का काम भी करना है। बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया महेंद्र सवाल जी, भी आपने उठा लिया। इसका मतलब हमारे श्रोता भी बहुत सजग हैं। बहुत ही सुधी और सजग श्रोता ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनेक लोग, लेकिन हम सभी के प्रश्न नहीं ले सकते। खैर, महेंद्र जी के पास में चलूंगा, बहुत थोड़ा सा समय हमारे पास बचा हुआ है। चूंकि आपने 675 दोहों की बात की, तो इसी से जुड़ी हुई एक बात और पूछना चाहूंगा कि एक मार्क ट्वेन नाम के अमेरिकी लेखक हुए हैं, बहुत ही जाना माना नाम है। उन्होंने आत्मकथा के संबंध में कहा, मनोज जी आपसे ये सवाल कर रहा हूं मैं, तो उनका एक कहना है कि मनुष्य के कार्य और उसके शब्द उसके वास्तविक जीवन के जो लाखों करोड़ों भावनाओं द्वारा निर्मित होता है, अत्यल्प अंश है। मतलब मनुष्य के शब्द उसके जीवन की तुलना में बहुत छोटा सा अंश है। अगर कोई मनुष्य की असली जीवनी लिखनी शुरू करे तो एक दिन के वर्णन के लिए कम से कम 80,000 शब्द तो चाहिए, और इस प्रकार साल भर में 365 पोते तैयार हो जाएंगे। छपने वाले जीवन चरित्रों को आदमी के कपड़े और बटन ही समझना चाहिए, किसी का सच्चा जीवन चरित्र लिखना संभव नहीं है। मार्क ट्वेन का ये कहना है। ऐसे में जब मार्क ट्वेन ये कहते हैं कि भाई किसी की जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण ये लिखना संभव ही नहीं है, और तब यदि कोई संस्मरण लिखे और वो भी एक ऐसा संस्मरण जो कि मात्र 675 दोहों में ही प्रस्तुत कर दिया गया हो, तो आपको क्या लगता है, क्या ये जीवन का सिर्फ उतना ही हिस्सा है जो दिखाया जाना चाहिए था,
या ये जीवन का वो सारा हिस्सा है जो उनका वाकई में जीवन था? आप इस पैमाने पर अर्ध कथानक को कहाँ देखते हैं? किसको जवाब देना है, मुझे? मनोज जी आपसे भी पूछ लेंगे यदि आप भी इसमें कुछ ऐड करना चाहें। अभी तो मनोज जी इसमें कुछ यदि बोलना चाहें, अपनी बात कुछ रखना चाहें तो जरूर। चलिए महेंद्र जी आप ही दे दीजिए, लगता है शायद उनसे संपर्क नहीं हो रहा। महेंद्र जी। ये देखिए, ये तो हम सब जानते हैं कि जो हम सोचते हैं उतना हम बोल नहीं पाते, और जितना हम लिखना चाहते हैं उतना लिख नहीं पाते। तो जीवन का एक एक क्षण ऐसा होता है जिसमें कि हमारे अनंत विचार आते रहते हैं, या हम जिसको कहें अनगिनत विचार आते रहते हैं। उनको सबको कागज पे तो नहीं उतारा जा सकता है। और आत्मकथानक कोई क्यों लें हम किसी भी चीज को लें, पूरी तरह से कोई चीज नहीं उतर सकती है। कुछ चीजें जो बताने लायक होती हैं, अब इन्होंने कुछ ऐसे भी हुए आत्मचरित, जैसे गोरकी का है अथवा स्टीफन किंग का है, प्रिंस का है, महात्मा गांधी का है। क्या इन्होंने सबने बता दिया? महात्मा गांधी की जो जीवनी आत्मकथा है, क्या उन्होंने पूरा बताया? नहीं बताया। लेकिन जितना जिससे लोग प्रेरणा ले सकें और जो गलतियां हमने की हैं वो ना करें, ये उन्होंने बताना चाहा तो उन्होंने बता दिया। फिर भी हमें जो कुछ मिला है वो इतना ज्यादा अधिक है कि ये भारतीय साहित्य में, मैं ध्यान दीजिए, मैं हिंदी साहित्य नहीं बोल रहा हूँ, मैं भारतीय साहित्य बोल रहा हूँ। भारतीय साहित्य की अमूल्य धरोहर है। और इस धरोहर को, जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने एक जैन ग्रंथ के बारे में कहा था। मैं आपको ग्रंथ का नाम बताता हूँ, और वो शायद ही, मुझे नहीं लगता किसी ने सुना होगा। सुन रहे हैं ना अंकुर जी? हाँ जी 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 बिल्कुल। हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने एक ग्रंथ था हमारा, लाल मंदिर में ये चर्चा चल रही थी उस समय, उन्होंने कहा था भूवलय, और उसके लिए एक समिति गठित की थी। वो भूवलय दुनिया का 8वां आश्चर्य है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि साहित्य जगत में कितने लोग उसका नाम जानते हैं? कोई नहीं जानता है। क्यों? क्योंकि उस पे एक धर्म का टैग लग गया, इसलिए कोई नहीं जानता है। जबकि वो धर्म का नहीं, वो 1800 भाषाओं में पढ़ा जाने वाला ग्रंथ है और अंकों में पढ़ा जाने वाला ग्रंथ है। ठीक इसी तरह से ये आत्मचरित, इतना बढ़िया आत्मचरित मुझे दूसरा बता के बताइए। मैक्सिमम गोरकी का पढ़िए, रूस की है वो कथाकार जिन्होंने महाउपन्यास लिखा, अथवा महात्मा गांधी जी का आपने पढ़ा होगा। उन महात्मा गांधी जी ने केवल एक अपनी गलती उजागर की है, वो मैं बताना नहीं चाहता हूँ। यहाँ तो इन्होंने एक एक जगह जगह पट्टे पट्टे पे अपनी गलतियां बता दी, जगह जगह पे अपनी असफलता बता दी, अपने आप को कुकवि कहा। देखिए, ऐसे कुकवि बनारसी भाई मिथ्या ग्रंथ बनाए नहीं। लो, कोई कहेगा ऐसा मैं पागल हूं भाई? ऐसा कोई कहेगा? ये बंदा कह रहा है। मैं कहता हूं इस बंदे ने ऐसा कुछ लिखा है जो जैन जगत को, हिंदी साहित्य को, मैं कहता हूं बहुत काम करते हैं। हमें जैन साहित्य के जो अच्छे अच्छे ग्रंथ हैं उनको बाहर लाना चाहिए, आम पब्लिक को लाना चाहिए, आम जनता का जिसमें है तो, और इस साहित्य जगत में व्यक्तियों का एक मन बने। बहुत अच्छी बात इन्होंने लिखी है। अभी हमें दूसरे मनोज जी आवाज आ रही है आपका? हाँ बोलिए। तो आपके प्रश्न, आपने जो प्रश्न किया था उसका उत्तर तो बनारसी दास जी के अर्ध कथानक की एक दोहे में मिलता है। दरअसल क्या, मार्क ट्वेन की कथन की जहां तक आपने बात की, वो इसलिए कहा गया है कि जो आत्मकथा होती है उसमें संक्षिप्तता होना चाहिए और जीवन की वास्तविकताओं का वर्णन और रोचकता के साथ हो, तो वो सब मिलता है। अब वो खुद कहते हैं कि एक जीव की एक दिन दशा हो जैती, एक जीव की एक दिन दशा हो जैती, कह न सके सो केवली जाने यद्यपि ठीक। भाई साहब ने भी इसका उल्लेख किया था। वो इसी संदर्भ में कि दिन भर की एक्टिविटीज और क्रियाकलाप को जब हम लिखने बैठेंगे तो ये तो संभव ही नहीं है। उसमें से सार संक्षेप में जो उन्होंने लिखा वो एक पर्याप्त दृष्टि से एक बोध दृष्टि बनती है, तत्व दृष्टि बनती है, और एक सफल आत्मकथा के बारे में हमने इस तरह से चर्चा की। बिल्कुल सही और सटीक, बहुत बढ़िया। और वाकई में जो आत्मकथा के पैमानों पर जिस तरह से यदि हम किसी साहित्य को तौलते हैं तो यकीनन हमको जो अर्ध कथानक है उन पैमानों पर खरा उतरता हुआ दिखता है। और अकेले कला पक्ष ही नहीं बल्कि भाव पक्ष में भी हर तरह से ये निपुण है, प्रवीण है, और बहुत ही एक उत्तम साहित्य, और ऐसा साहित्य जो कि हमारे आध्यात्मिक रचनाकार, संवेदनशील हृदय वाले व्यक्ति ने लिखा है। क्योंकि लेखक को, रचनाकार को, साहित्यकार को यदि संवेदनशीलता उसके भीतर नहीं होगी तो कभी भी
वह एक तरह से बड़ा ही रूखा साहित्य उसे कहना चाहिए। और ऐसी रूखी और कोरी बातें जब आपको स्वयं वे नहीं भिगो रही हों तो वो दूसरों को भी भिगोने वाली साबित नहीं हो सकती। और अर्ध कथानक के लेखक की, बनारसी दास जी की संवेदनशीलता ही है कि जो पाठकों को इतना ज्यादा प्रभावित करती है। हम आखिरी के कुछ मिनटों में यदि हमारे साथ कई ऐसे बहुत अच्छे सुधी श्रोता के रूप में विद्वान जुड़े हुए हैं, यदि वे लोग कुछ इस तरह के प्रश्न करना चाहें तो हम 2-5 मिनट में उन लोगों से प्रश्न लेकर बात कर सकते हैं। हमारे साथ अजीत जी अलवर जुड़े हुए हैं, मनीष जी भाई साहब मेरठ से जुड़े हुए हैं, और भी यदि इस तरह के जो विद्वान हैं, जितेंद्र जी हैं मुंबई से जुड़े हुए हैं। तो जो भी ऐसे विद्वान यदि कुछ पूछना चाहें, प्रश्न करना चाहें तो वे सवाल कर सकते हैं, अन्यथा हम हमारी चर्चा का उपसंहार करने की तरफ आगे बढ़ेंगे। मनीष जी को अनम्यूट कीजिए, वे कुछ यदि ना भी पूछें तो कुछ ऐड जरूर करेंगे इस पूरी चर्चा के बीच में। मनीष जी के पास हम चलते हैं, मेरठ। जी भाई साहब, कुछ विशेष जानकारी यदि आप इसमें ऐड करना चाहें या कुछ सवाल पूछना चाहें, जो भी। नहीं कुछ नहीं, बहुत अच्छा चल रहा है सब। आप अपनी तरफ से इस विषय में कोई बात यदि रखना चाहें बनारसी दास जी के बारे में। मेरा एक प्रश्न है मनोज जी भाई साहब से। अच्छा, गणतंत्र जी पूछ रहे हैं। गणतंत्र अंकुर भैया, अंकुर जी। हाँ जी, हाँ, उसके बाद मनीष जी भाई साहब से पूछ लीजिए। मेरा एक प्रश्न मनोज जी भाई साहब से है, अर्ध कथानक के संदर्भ में। उसमें सवैया इकतीसा का विशेष प्रयोग भी उन्होंने किया है और दोहा चौपाई का भी विशेष प्रयोग किया है। जैसा कि आपने विवेचन किया था कि कोई भी साहित्यकार हो तो इन पक्षों में, इन छंदों को विशेष रूप से चुनता है। बनारसी दास जी के अधिकतम साहित्य में इसी प्रकार के प्रयोग मिलते हैं, तो ऐसा क्या उन्होंने सुना, क्या आपने अन्य ग्रंथों में किया? मनोज जी आप तक सवाल पहुंच गया है? अनम्यूट कर दो ना, अनम्यूट करें। मनोज जी को अनम्यूट की। मनोज जी जो भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, मनोज जी को अनम्यूट करवा दीजिए और फिर उनको किया है भाई साहब, वो अपनी तरफ से करें तो। हाँ, मनोज जी भाई साहब अनम्यूट कीजिए। आप बोल रहे हैं, वो अनम्यूट नहीं कर। हाँ, आप बोलिए। हाँ, जी मैं थोड़ा सा सुन पाया उनकी। एक्चुअली के मेरा ये मानना है कि वो जो समय था, उस समय जिन छंदों का प्रयोग उन्होंने किया वो पूरे कवियों के मध्य उस तरह की भाषा थी, उसी तरह के छंद थे, इसलिए उसमें वह प्रयोग देखने को मिलते हैं। वो मतलब स्वर्ण काल था उस समय उन छंदों का, और आज इन छंदों की उपयोगिता उस स्तर पर नहीं रही जितनी उस समय थी। इसलिए आप हम अर्थ कथानक में देखते हैं अडिल छंद है, सवैया है, और ये आपके दोहे हैं, मुक्तक हैं। इसका एक उत्तर मुझे यही लगा। अब तो अब गीत नवगीत से और भी आगे तक लोग पहुंच रहे हैं। जी, महेंद्र जी कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें, इस जानकारी के बीच में? महेंद्र जी। नहीं, उन्होंने बहुत अच्छा सवाल किया है और जवाब भी भाई साहब ने दिया है। उनकी शैलियां तो बहुत सारी थी। उन्होंने मुक्तक, छंद, खंड काव्य, पद्यात्मक और जो आत्मकथा शैली, वर्णन वगैरह में सब कुछ अलग अलग तरह के छंद, दोहे वगैरह का वर्णन किया है। अलंकार, रीति और प्रश्नोत्तर शैली और यहाँ तक कि सूत्रात्मक शैली और परिभाषात्मक शैली। परिभाषाएं तो उन्होंने ऐसी दी कि जो जितनी जातियां हैं ना, उन जातियों को 2-2 लाइनों में बांट दिया कि ब्राह्मण कौन, क्षत्रिय कौन, वैश्य कौन, शूद्र कौन, वर्ण संकर, वैष्णव, मुसलमान कौन, सबकी परिभाषाएं उन्होंने छांट दी। तो वो पूरा उनका इस तरह से भी अध्ययन होना चाहिए और बहुत अच्छा तरह से उन्होंने एक सूत्रात्मक शैली का बहुत अच्छा वर्णन किया है और सवैये वगैरह का तो किया ही है। और मैंने विशेष रूप से
अर्ध कथानक के संबंध में पढ़ा है। नाटक समय सार तो आप लोगों ने सबने पढ़ाई है, कुछ बोलने की जरूरत नहीं। और बनारसी विलास को पढ़ना चाहिए। बनारसी विलास और नाटक समय सार, ये दो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। तो इसको ये अध्यात्म की समझ लीजिए धरोहर है हमारे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र जी, मनोज जी, आपका भी। और अब हमें लगता है कि समय पर्याप्त हो गया है, बल्कि निर्धारित समय से हम उस सीमा को पार ही कर चुके हैं। तो अब हम यहाँ पर इस कार्यक्रम को पूर्णता की तरफ आगे लेके चलते हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ हमारे दोनों अतिथियों ने यहाँ पर महेंद्र जी और मनोज जी ने साझा की है। निश्चित तौर पर कई ऐसे अनजाने पहलू बनारसी दास जी के जीवन के हमें यहाँ पर प्राप्त हुए। मेरे पास स्क्रीन पर लिखा हुआ आ रहा है कि दोनों वक्ताओं का परिचय प्रदान करें। मैंने शुरुआत में ही दोनों वक्ताओं का परिचय दिया हुआ था, अब पुनः उसका रिपीट करना उचित नहीं होगा। यूट्यूब पर भी हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है, तो आप वहां से जो शुरुआत में दोनों वक्ताओं से परिचय प्रदान किया था वो वहां देख सकते हैं। फिर भी शॉर्ट में संक्षेप में मैं आपको यदि बताना चाहूँ तो हमारे ये दोनों ही वक्ता जिनमें महेंद्र जी, डॉक्टर महेंद्र जी जो हमारे साथ जुड़े, ये वर्तमान में मुंबई में निवास कर रहे हैं और शास्त्री हैं, शिक्षा शास्त्री हैं, MA हैं, PhD हैं, नेट इन्होंने पास किया हुआ है और वर्तमान में भारत सरकार गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग में ये प्राध्यापक के रूप में सेवा प्रदान कर रहे हैं। वहीं दूसरे जो हमारे अतिथि मनोज जी मधुर वर्तमान में भोपाल में निवास कर रहे हैं, अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर हैं, कई रचनाएं इनकी प्रकाशित हुई हैं और इन्हें अनेक सम्मानों से भी राज्य सरकार द्वारा और स्थानीय स्तर पर, समाज स्तर पर और कई राजकीय सम्मान, साहित्यिक सम्मान इनको प्राप्त हुए हैं। दूरदर्शन, आकाशवाणी आदि से इनकी रचनाएं लगातार प्रसारित होती रही हैं। ऐसे दोनों ही अतिथियों ने हमारे साथ जुड़कर बनारसी दास जी के जीवन पर प्रकाश डाला और रसानुभूति श्रृंखला की इस प्रथम कड़ी में आप दोनों ही विशिष्ट विद्वानों का हमको यहाँ पर समागम प्राप्त हुआ। इसके लिए हम आप दोनों ही विद्वजनों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और इस आभार की प्रक्रिया को, औपचारिकता को निभाने के लिए हमारे साथ यहाँ कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं मातृभाषा उन्नयन संस्थान इंदौर के प्रमुख अर्पण जी, इंदौर से वे हमारे साथ हैं। वे आए और आभार, दोनों ही विद्वानों का आभार ज्ञापित करके इस कार्यक्रम को पूर्ण करें। इंदौर से अर्पण जी, डॉक्टर अर्पण जी। सादर धन्यवाद अंकुर जी। और सर्वप्रथम तो सर्वोदय अहिंसा ट्रस्ट और मातृभाषा उन्नयन संस्थान द्वारा ये जिस संगोष्ठी का, जिस परिचर्चा का आयोजन किया गया, निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण विषय सुनने को भी मिला, समझने को भी मिला। और सर्वप्रथम आभार व्यक्त करते हुए मैं हमारे प्रमुख वक्ता डॉक्टर महेंद्र मुकुर जी और मनोज जी मधुर दोनों का ही आभार व्यक्त करता हूं कि आप दोनों के माध्यम से इस विषय को जितना प्रतिपादित किया गया, जितना समझाया गया, निश्चित तौर पर ये भविष्य के लिए भी बहुत उन्नतिकारक है। और मैं आभार व्यक्त करता हूं अंकुर जी का भी कि आपके द्वारा जिस तरह से दोनों वक्ताओं की परिचर्चाओं का समायोजन किया गया, यह काबिल तारीफ है। साथ में आप सब जो जुड़े उन सबका मैं मातृभाषा उन्नयन संस्थान की ओर से, सर्वोदय अहिंसा ट्रस्ट की ओर से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। जय जिनेंद्र। यही आग्रह है कि आप ऐसी परिचर्चाएं निरंतर जारी रखें ताकि रसास्वादन भी होता रहे और साथ में नए नए विषयों पर नए नए लोगों को सुनने का भी मौका मिले और नए लोगों तक जानकारियां भी पहुंचे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अर्पण जी। और इसी के साथ रसानुभूति श्रृंखला की इस पहली कड़ी का हम यहाँ पर समापन कर रहे हैं। आप हमारे साथ इसी तरह जुड़ते रहें, आगे भी लगातार हम अगले हफ्ते भी आपसे पुनः किन्हीं नए विद्वानों के साथ किसी नई हिंदी साहित्य की, जैन साहित्य की शख्सियत को लेकर आपसे पुनः चर्चा करेंगे, पुनः रूबरू होंगे और उन महान हस्तियों की, महान शख्सियतों की, उनके दिए गए साहित्यिक अवदान को लेकर हम आपसे बात करेंगे और उनके अनसुलझे पहलुओं को, अनजाने पहलुओं को आपके साथ साझा करेंगे। अभी के लिए हमारी पूरी टीम को यहाँ पर दीजिए इजाजत। हमारी सर्वोदय अहिंसा की टीम, तकनीकी विभाग के अनेक लोग जिन्होंने भी इस कार्यक्रम के संचालन में अपना सहयोग प्रदान किया है, उन सभी का मैं पुनः पुनः धन्यवाद ज्ञापित करते हुए और हमारे दोनों अतिथियों का आभार जताते हुए इस कार्यक्रम को पूर्ण करता हूँ। सभी से सादर जय जिनेंद्र, सभी से जय जिनेंद्र, नमस्कार।
शुभ एक तरह से अभी तो क्या कहें, संध्या तो नहीं हुई है, उत्तम दोपहर तो दिवस मंगलमय आपका दिन बीते। इसी के साथ कार्यक्रम को पूर्ण करते हैं। नमस्कार। अभी ठीक 2:30 बजे से इसी चैनल पे ही पंडित सुमत प्रकाश जी साहब का प्रवचन भी प्रारंभ होगा। तो जो लोग जुड़ना चाहेंगे, यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उनसे कहना चाहेंगे कि 2:30 बजे से पंडित सुमत प्रकाश जी का प्रवचन सर्वोदय अहिंसा के माध्यम से आप सुन सकते हैं। तो इस कार्यक्रम, इस चैनल पर जुड़े रहें, यूट्यूब पर जुड़े रहें, जूम पर जुड़े रहें, आपको सुमत प्रकाश जी के कार्यक्रम का लाभ प्राप्त होगा।